Welcome, students. The topic of our lecture is covered smut of barley, जौ का आवृत कंड रोग। जो हॉर्डियम वल्गेर का आवृत कंड रोग जो है संसार में उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर जौ की खेती होती है, और भारत में ये रोग पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में यहाँ होता है और जौ की फसल को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इट मे कोज कंसिडरेबल डैमेज ऑफ द क्रॉप। लक्षणों की बात करें तो इस तरह से ये स्मटेड ईयर, जौ की जो है संक्रमित बाली, और इस बाली में जो है ये स्मटेड सोराई, स्मट सोराई भरे हुए हैं, और पूरी बाली जो है जिस तरह से ब्लैकिश हो जाती है। और अगर इसके ब्लूम्स को देखें तो ये इसके ऑन फ्री है, बाकी पार्ट सारा का सारा स्मट सोराई में, जहाँ पर ये अंदर ओवरी में पूरी तरह से ये सोराई और स्मट स्पोर, टीलियोस्पोर भर जाते हैं। इस तरह से हमें ये नज़र आती है। डिजीज़ बिकम एविडेंट इन द फील्ड ओनली व्हेन द blackened ears begin to emerge from the leaf sheath। यह रोग हमें तभी नज़र आता है जब बाली जो है लीफ सीथ से बाहर निकलती है, और इसमें जो है क्या होता है कि रोगग्रस्त बाली जो है स्वस्थ बालियों के साथ ही बाहर निकलती है। जब हमने लूज स्मट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि रोगग्रस्त बाली जो है पहले निकलती है हेल्दी ईयर से, लेकिन इसमें जो है रोगग्रस्त बाली और स्वस्थ बालियाँ लगभग साथ ही लीफ सीथ से बाहर निकलती है। एवरी ईयर्स एंड ग्रेन्स ऑफ डिजीज प्लांट्स इज अटैक्ड। पौधे का जो है हर बाली पौधे की और उसका दाना जो है इस रोग से प्रभावित होता है, और वो जो प्रभावित भाग है, जो प्रभावित अनुशुकी है, स्पाइकलेट्स है, अफेक्टेड स्पाइकलेट्स बिकम कन्वर्टेड इनटू स्मट स्पोर और सोराई। स्मट स्पोर एंड सोराई, रोगग्रस्त पौधे का जो अनुशुक होता है, स्पाइकलेट्स होता है, वो स्पोर में, सोराई में कन्वर्ट हो जाता है। और ovaries are replaced by black spore mass which do not fall apart in loose smuts but are held together by the ovary wall and glumes। सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है हम जानते हैं कि जो सभी दाने प्रभावित होते हैं और रोगी बालियां जो है काली दिखाई देती है, और इसमें प्रत्येक अंडाशय में, ओवरी में जो है सघन बीजाणु समूह भर जाते हैं, और सारे के सारे ये जो है स्मट बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। चूँकि हम बात कर रहे थे कि सोराई में भरे जो स्मट स्पोर है वो एयर डिस्पर्स्ड नहीं होते हैं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सिल्वरी मेम्ब्रेन द्वारा, शाइनिंग सिल्वरी मेम्ब्रेन द्वारा ढके रहते हैं, और इस कारण ही इसको आवृत कंड रोग के नाम से जाना जाता है। ओवरीज आर रिप्लेस्ड बाय ब्लैक स्पोर मास विच डू नॉट फॉल अपार्ट एज इन लूज स्मट। जो लूज स्मट डिजीज़ थी, अनावृत कंड रोग था गेहूं का, उसमें जिस तरह से स्पोर फ्री रहते थे, एयर डिस्पर्स्ड होते थे, उस तरह इसमें यह जो है ये एयरबॉर्न या एयर डिस्पर्स्ड नहीं होते हैं, बल्कि एक मजबूत झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं। और झिल्ली का जो निर्माण होता है, जो एक सिल्वरी मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, वो ओवरी की वॉल और फंगल माइसीलियम दोनों के द्वारा होता है। ओवरी वॉल एंड फंगल माइसीलियम जो है दोनों के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है कि रोगी बाली के जो निचले अनुशुक होते हैं, जो लोअर स्पाइकलेट्स होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं और ऊपर वाले स्वतंत्र रहते हैं। निचले स्पाइकलेट्स जुड़ जाते हैं, ऊपर वाले स्वतंत्र रहते हैं। द ऑन थ्रू समटाइम्स पार्टली विदर्स रिमेन इंटैक्ट। स्मट सोराई आर ब्रोकन ओनली व्हेन द ग्रेन्स आर थ्रेस्ड। अब चूँकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सिल्वरी मेम्ब्रेन से कवर्ड है, एक मजबूत झिल्ली से ये सोराई जो है, स्मट सोराई कवर्ड है, और इस वजह से ये एयर डिस्पर्स नहीं होते हैं। और अब ये जो है केवल तभी डिस्पर्स होंगे जब इनकी थ्रेशिंग होगी खेत में। और इस तरह से जो है इसमें जो सोराई
थ्रेसिंग के समय दबाव पाकर फट जाते हैं और इससे निकले स्मट स्पोर जो कि स्वस्थ बीजों की रफ सरफेस पर चिपक जाते हैं, रफ सरफेस पर चिपक जाएंगे। इस इंटरनली इसके अंदर जो है ये माइसीलियम डोरमेंट फॉर्म में नहीं रहेंगे। और दूसरी खास बात ये है कि इसमें जो है ये स्मट सोराई जो है एक मेम्ब्रेन से, स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन से कवर्ड रहने की वजह से इस सोराई की जो शेप होती है, जो आकृति होती है, वो जौ के जो है दानों की तरह हो जाती है। जैसे दाने होंगे वैसे ही इसकी सोराई की आकृति हो जाएगी। तो इस तरह से जो है इसके मुख्यतया जो है इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हो गए कि इसमें जो बालियाँ हैं रोगग्रस्त पौधे के साथ ही, जो स्वस्थ पौधे बालियों के साथ ही रोगग्रस्त बालियाँ निकलती है। और इसमें जो है स्पोर जो है एयर डिस्पर्स्ड नहीं होते हैं, बल्कि जो इसके अंदर उसकी रफ सरफेस पर रहते हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन में जो है अटैच रहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये गेहूं की, इसकी बारले की, जौ की थ्रेशिंग होगी, कुटाई होगी, तब जो है उस दानों के साथ में ये जो है उससे बाहर निकलेंगे, उसकी रफ सरफेस पर जो है लगे रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म अस्टिलगो हॉर्डियाई, अस्टिलगो हॉर्डियाई, जीनस अस्टिलगो, स्पीसीज हॉर्डियाई, क्लास बैसिडियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलिजिनेल्स, फैमिली अस्टिलिजिनेसी, जीनस अस्टिलगो एंड स्पीसीज हॉर्डियाई। कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, विकल्पी मृतोपजीवी। बेसिकली दे आर पैरासाइट बट एज ए ऑप्शन दे आर सैप्रोफाइट। स्मट स्पोर और टीलियोस्पोर ग्लोबोस टू इलेप्टिकल्स, स्मूथ वॉल्ड, ब्राउन एंड 6 to 9 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। इसके अंदर जो स्मट स्पोर होते हैं वो स्पोर जो है ग्लोबोस, ग्लोबोस टू इलेप्टिकल्स, ग्लोबोस टू इलेप्टिकल्स, दीर्घवृत्ताकार, गोलाकार टू दीर्घवृत्ताकार, चिकनी भित्ति वाले, भूरे। और इसका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है 6 से 9 माइक्रोन मीटर के बराबर। ईच टीलियोस्पोर प्रोड्यूस्ड सेपरेट प्रोमाइसिलियम ऑन जर्मिनेशन। जैसे ही ये स्मट स्पोर जर्मिनेट होंगे तब प्रोमाइसिलियम का निर्माण करेंगे। और हम जानते हैं कि अस्टिलगो के अंदर जो प्रोमाइसिलियम होगा, जो बैसिडियम बनेगी वो सेपरेट बैसिडिया या फ्रैग्मोबैसिडिया बनेगी। और ये प्रोमाइसिलियम आगे जो है क्या करेगा, बैसिडियोस्पोर का निर्माण करेगा या फिर स्पोरिडिया का निर्माण करेगा। इसके अंदर जो है स्पोरिडिया भी बनते हैं। और एक स्पोरिडिया बनने के बाद में, इस हर एक सेल से स्पोरिडिया बनने के बाद में फिर फर्दर जो है स्पोरिडिया बडिंग करके और सेकंड स्पोरिडिया का भी निर्माण कर सकते हैं। ये स्पोरिडिया फिर आगे जर्मिनेट होते हैं और जर्म ट्यूब बनाते हैं। और जर्म ट्यूब बना करके दो तरह के जो है मोनोकैरियोटिक हाइफी का निर्माण करते हैं। दो मोनोकैरियोटिक जर्म ट्यूब बनाते हैं। ये मोनोकैरियोटिक जर्म ट्यूब आपस में मिल करके अपोजिट स्ट्रैंड की और वापस जो अगेन डाइकैरियोफेज कंडीशन एस्टेब्लिश होती है, द्विकेंद्र की अवस्था स्थापित होती है। और यही डाइकैरियोटिक हाइफी जो है आगे सीडलिंग, यंग सीडलिंग टिश्यूज में इनफैक्ट उसको संक्रमित करती है। और उसके बाद जो है पूरे मैच्योर प्लांट्स में एंटर हो जाता है। और उसके बाद सीडलिंग के थ्रू जो है ये माइसीलियम जो है फ्लोरल पार्ट तक पहुंचता है और वहाँ पर ओवरी में अटैक करता है। और फिर जो है ओवरी के अंदर जो हाइफल सेगमेंट होगा, जो माइसीलियम, डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो ओवरी में एंटर हुआ है, वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम अनेक जो है यूनिसेलुलर कंपार्टमेंट में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और हर टुकड़ा जो है आगे टीलियोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। इनसाइड ओवरी हाइफल सेगमेंट्स बिकम ट्रांसफॉर्ड इनटू टीलियोस्पोर एंड कर्नल्स आर रिप्लेस्ड बाय स्मट सोराई। जब सारा का सारा माइसीलियम टीलियोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर जो है उसकी कर्नल जो है स्मट सोराई में, स्मट स्पोर में रिप्लेस हो जाएगी, उसमें जो है बदल जाएगी। एंड ईच सोरस रिमेन कवर्ड विद इंटैक्ट मेम्ब्रेन विच रप्चर्ड ओनली ड्यूरिंग थ्रेसिंग। कि जो है ये उससे कवर्ड रहते हैं, इंटैक्ट मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं और तभी बाहर निकलेंगे जब इसकी थ्रेसिंग होगी। तो इस तरह से ये कॉजल ऑर्गेनिज्म अस्टिलगो हॉर्डियाई और ये बार्ले ग्रेन्स, और उस बार्ले ग्रेन्स के ऊपर जो है इस तरह से ही उनकी रफ सरफेस के ऊपर ये हमें सोराई नज़र आ रहे हैं। टीलियोस्पोर के ग्रुप
जिसे हम सोराई कहते हैं, नज़र आ रहे हैं। और ये बार्ले सीड, और वहाँ से इस तरह से ये ग्रोइंग माइसीलियम और सीडलिंग के साथ साथ ये ग्रो करता है। उसके बाद हम देखते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में सबसे पहली बात, एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज। एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज, एक्सटर्नली सीड बॉर्न बाह्य बीजोड़ रोग, कि इसके अंदर जो है माइसीलियम सीड के अंदर इंटरनली नहीं रहता है, डोरमेंट फॉर्म में नहीं रहता है, बल्कि एक्सटर्नल फॉर्म में जो बार्ले है, जो उसके ग्रेन्स के ऊपर, उसके रफ सरफेस के ऊपर जो है इन्फेस्टेड फॉर्म में, कॉन्टामिनेटेड फॉर्म में रहते हैं, यानी संक्रमित नहीं होते हैं, बल्कि जो है इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि कॉन्टामिनेटेड रहते हैं। तो प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स थ्रू इन्फेस्टेड और कॉन्टामिनेटेड सीड्स हैविंग स्मट स्पोर्स ऑन देयर रफ सरफेस। उसकी रफ सरफेस के ऊपर जो स्पोर लगे हुए हैं, उस स्पोर के द्वारा इसके अंदर प्राइमरी इन्फेक्शन होगा। एंड व्हेन सच कंटामिनेटेड सीड्स आर शोन टिलियोस्पोर जर्मिनेट इन presence of moisture, in presence of proper moisture and proper temperature to form promycelium और sporidia। कि प्राइमरी इनोक्यूलम जो है वो कॉन्टामिनेटेड सीड है, जिसके ऊपर सोराई लगे हुए हैं, स्पोर लगे हुए हैं, टीलियोस्पोर। उस स्पोर जैसे ही कॉन्टामिनेटेड सीड को ग्रो किया जाएगा, उस सीड के साथ में ये भी ग्रो करेंगे, और उसके बाद में जैसे ही प्रॉपर मॉइस्चर और टेम्परेचर होगा, ये प्रोमाइसीलियम का निर्माण, स्पोरिडिया का निर्माण करेंगे। और फिर स्पोरिडिया से जो है डाइकैरियोटिक माइसीलियम और डाइकैरियोटिक जर्म ट्यूब जो है यंग कोलियोप्टाइल, और वहाँ से होते हुए स्टेम और लीफ और फाइनली जो है फ्लोरल पार्ट तक पहुँच करके, और वहाँ पर फिर अगेन टीलियोस्पोर का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से इसके अंदर प्राथमिक संक्रमण जो होगा कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले के अंदर, वो इन्फेस्टेड और कॉन्टामिनेटेड सीड जिसके ऊपर टेलियोस्पोर लगे हुए हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन इसके अंदर नहीं पाया जाता है। उसका कारण ये है कि इसके अंदर जो स्मट सोराई होते हैं वो सिल्वरी मेम्ब्रेन, टाइट सिल्वरी मेम्ब्रेन, स्ट्रॉन्ग सिल्वरी मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, और ये जो वहाँ से फ्री नहीं होते हैं, एयर डिस्पर्स्ड नहीं होते हैं, नॉट डिस्पर्स्ड बाय द एयर एजेंसी, एंड स्मट सोराई आर ब्रोकन ओनली व्हेन द ग्रेन्स आर थ्रेस्ड। जब दानों की थ्रेशिंग होगी खलिहान में, खेत में, तभी जो है वहाँ से बाहर निकलते हैं, अदरवाइज ये एयर डिस्पर्स्ड नहीं होते हैं। इसी वजह से ही इनका जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल मेजर। सबसे पहले निष्कासन। क्या होता है इसमें कि रोगग्रस्त बालियाँ जो है खेत में, उनको आसानी से पहचान करके और वहाँ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सीड, बीज का चयन, कि बीज ऐसे खेत से, बीज का चयन ऐसे खेत से करना चाहिए जिसमें ये रोग नहीं हुआ हो। और ये सदैव हमेशा जो हमें सर्टिफाइड सीड हमेशा जो है सर्टिफाइड सीड ही यूज़ करने चाहिए, सर्टिफाइड सीड। सोलर ट्रीटमेंट ऑफ सीड, बीजों का जो है सोलर ट्रीटमेंट, उसके द्वारा हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कि जौ के बीजों को, जो बार्ले की सीड हैं, उसको हम रात भर ठंडे पानी में भिगोते हैं, उनको भिगो कर रखें, और उसके बाद दिन में जो है छायादार स्थान में जो है सुखा लेते हैं। पहले तुम रात भर भिगोएं, उसके बाद छायादार स्थान पर सुखाएं, और उससे क्या होगा कि इसका जो माइसीलियम जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद इन बीजों को वहाँ से हटा करके और धूप में रख देते हैं, और उससे क्या होगा कि उसकी जर्म ट्यूब और उसका माइसीलियम जो है नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सोलर ट्रीटमेंट के द्वारा हम कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट जो है हम एग्रोसेन GN और सेरेसान, इसके द्वारा हम जो है ये एक ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स है, इनमें जो है इसका घोल बनाया जाता है, और इसमें जो है इसको सीड को रखा जाता है, इससे इसके स्पोर नष्ट हो जाते हैं, और इन बीजों को फिर बोया जाता है, तो इस डिजीज़ से रोकथाम हो जाती है। इसके अलावा डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़, प्रतिरोधक क्षमता वाली जो किस्में हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में हैं, उसको ग्रो करने से भी इस रोग को हम नियंत्रित कर सकते हैं। और प्रतिरोधी किस्में हैं K12, K18, C50,
C84, K12, K18, C50 एंड C84 ये डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ है। तो इस तरह से ये हमारा कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले कंप्लीट हुआ। अब हम ये देखते हैं कि लूज स्मट ऑफ वीट हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, और आज हमने पढ़ा कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। अगर हमारे सामने क्वेश्चन आए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, लूज स्मट ऑफ वीट और कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना पड़े, तो हम दोनों की डिजीज़ को देखते हुए हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर हम उसको जो है इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे कि हमने देखा था कि लूज स्मट ऑफ वीट, उसमें जो गेहूं की बाली जो है वो स्वस्थ बालियों से पहले निकलती है, गेहूं की बाली स्वस्थ बालियों से पहले निकलती है, जबकि कवर्ड स्मट में स्वस्थ बालियों के साथ ही जो है ये रोगी बाली निकलती है। पहला तो ये हुआ। दूसरा कि रोगी बालियाँ लीफ सीथ में अधिक समय तक नहीं रहती है। रोगी बालियाँ जो है लीफ सीथ में या पर्ण छद जो होता है उसमें अधिक समय तक नहीं रहती है, जबकि कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले जो होता है उसमें सामान्यतः रोगी बालियाँ लीफ सीथ के अंदर लंबे समय तक छुपी हुई रह सकती है। इसके अलावा स्मट स्पोर जो है लूज स्मट के अंदर, स्मट स्पोर एक जो है एक पतली सिल्वरी मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, और जैसे ही बाली लीफ सीथ से बाहर आती है वो मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाती है और स्पोर जो है एयर डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। वहीं कवर्ड स्मट में देखें तो इसके अंदर जो स्मट सोराई जो होते हैं, स्पोर जो होते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, और ये मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, जो बार्ले की जो ओवरी वॉल है और जो है पैथोजन के माइसिलिन दोनों से मिलकर बनी होती है, और इस स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन से ये रप्चर्ड नहीं होती है। जैसे बाली बाहर आएगी लीफ सीथ से तब भी ये मेम्ब्रेन रप्चर्ड नहीं होगी, तो उसके साथ ही मेम्ब्रेन के अंदर ही कवर्ड रहते हैं। फिर जो है इसमें क्या होता है लूज स्मट में कि मेम्ब्रेन के फट जाने से सोराई की आकृति जो है दाने के समान नहीं रहती है, जबकि कवर्ड स्मट में मेम्ब्रेन से कवर्ड रहने के कारण जो सोरस की आकृति जो होती है स्मट सोराई या टीडियोस्पोर की, वो जौ के दाने के समान जैसे दिखाई देती है। इसके अलावा लूज स्मट डिजीज़ में, लूज स्मट ऑफ वीट, उसमें जो है बीज संक्रमित होते हैं, जबकि इसमें कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले में बीज संदूषित होते हैं, कॉन्टामिनेटेड होते हैं, संक्रमित नहीं होते हैं। और लूज स्मट ऑफ वीट में ब्लॉसम इन्फेक्शन होता है या पुष्पीय संक्रमण फैलता है, और जबकि कवर्ड स्मट में जो है सीडलिंग इन्फेक्शन होता है। और ख़ास बात लूज स्मट और कवर्ड स्मट की हम बात करें तो लूज स्मट इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज़ है, जबकि कवर्ड स्मट जो है एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज़ है। तो इस तरह से ये लूज स्मट और कवर्ड स्मट, गेहूं का अनावृत कंड रोग और जौ का आवृत कंड रोग, ये दोनों में जो है मुख्य अंतर हमें दिखाई देते हैं। थैंक यू।